हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीए दिव्या बंसल और आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपसे अमेंडमेंट्स के बारे में डिस्कस करूँगी। यानी जो भी अमेंडमेंट्स जीएसटी एक्ट में आई हैं उन सारी अमेंडमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरी पहले वीडियो देखेंगे जिसमें 28 जीएसटी काउंसिल मीटिंग को मैंने डिस्कस किया है, उसमें बहुत सारे चेंजेस प्रपोज किए गए थे। कुछ ऐसे चेंजेस थे जिसमें लॉ को अमेंड करना था और कुछ ऐसे थे जो खाली नोटिफिकेशन से आ सकते थे। जिसमें लॉ को अमेंड करना था उन्हीं चेंजेस को बेसिकली लोकसभा में रखा गया था और लोकसभा ने उनको पास किया था 9 अगस्त को। फिर वो आगे प्रेसिडेंट के असेंट के लिए गए थे और प्रेसिडेंट ने इस पे असेंट दिया है 29 अगस्त को। पर क्या वो चेंजेस आज से एप्लीकेबल हैं? दोस्तों, ये एप्लीकेबल तब होंगे जब ये ऑफिशियल गजट में नोटिफाई कर दिए जाएंगे, बट क्योंकि हमें पता है कि लोकसभा ने ये पास कर दिया और प्रेसिडेंट ने वो असेंट कर दिया था, तो हम उस पर चर्चा करेंगे ताकि जैसे ही ये एप्लीकेबल हो आपको पता रहे कि कहाँ कहाँ चेंजेस आए हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल टैक्स विदाउट टीयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपलोड्स के बारे में पता रहे। आप साथ में मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए और मुझे ट्विटर और लिंक्डइन पे भी फॉलो कीजिए ताकि आपको रेगुलर जीएसटी अपडेट्स मिल सके। अब आते हैं हम अमेंडमेंट्स के ऊपर। पहली अमेंडमेंट आई है डेफिनेशन में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की। यहाँ पे सबसे पहले तो नाम चेंज हो गया है, सीबीईसी का सीबीआईसी कर दिया गया है, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस कर दिया है। दूसरा चेंज इसमें जो आया है वो आया है कि अथॉरिटी जो आपकी स्पेसिफिकली सेक्शन 117 सब सेक्शन 2 में मेंशन की गई है उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से। अब ये सेक्शन कौन सी अथॉरिटी से डील करता था? ये डील करता था नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी से। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ऑर्डर्स नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी देगी वो नॉन अपीलेबल होंगे, यानी वो फाइनलिटी अटेन कर जाएंगे। दूसरा चेंज जो आया है वो आया है बिजनेस वर्टिकल के कॉन्सेप्ट में। पहले हमारे पास ये कॉन्सेप्ट था बिजनेस वर्टिकल का जो डिफाइंड है सबसेक्शन 18 सेक्शन 2 में, बट अमेंडमेंट के बाद इसको पूरी तरह से ओमिट कर दिया गया है। सपोज कीजिए मेरी दिल्ली में पीतमपुरा में मेरी एक फैक्ट्री है जिसमें मैं शूज बना रही हूँ। साथ ही मैंने सीपी में एक फैक्ट्री ले ली है जहाँ पे मैं क्लॉथ मैन्युफैक्चर करना चाहती हूँ। अब ऑल्दो दोनों अलग लाइन ऑफ बिजनेस है, अब लेकिन स्टेट तो एक ही है, यानी दिल्ली के अंदर है दोनों लोकेटेड। पहले रजिस्ट्रेशन प्रोविजन के अकॉर्डिंगली मुझे अलाउड था कि दो अलग वर्टिकल्स में अगर मैं डील कर रही हूँ तो मैं सेपरेट रजिस्ट्रेशन ऑप्ट कर सकती हूँ या फिर मैं चाहूँ तो एक रजिस्ट्रेशन में भी कंटिन्यू कर सकती हूँ। बट अब ये कॉन्सेप्ट जो है बिजनेस वर्टिकल का इसको हटा ही दिया गया है। इसकी जगह क्या कॉन्सेप्ट आया है? इस कॉन्सेप्ट को हम जब रजिस्ट्रेशन प्रोविजन में जो अमेंडमेंट्स आए हैं उसको डिस्कस करेंगे तभी इसको साथ में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद जो चेंज आया है वो आया है सर्विसेज की डेफिनेशन में। सर्विसेज की डेफिनेशन में एक एक्सप्लेनेशन को ऐड किया है जो कहता है फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज hereby clarified the expression services include facilitating or arranging transaction in securities। अब अगर आप सर्विसेज की डेफिनेशन देखते हो तो उसमें लिखा हुआ है सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटीज, यानी सिक्योरिटीज ना तो सर्विसेज में आती है ना ही वो गुड्स में आती है। तो सिक्योरिटीज के रिलेटेड में अगर मैंने कोई सर्विस दी है या सर्विस ली है या कोई पर्सन ऐसा है जो फैसिलिटेट कर रहा है उस ट्रांजैक्शन को, तो क्या उस पे जीएसटी आएगा? ये कंफ्यूजन थी। ऑल्दो गवर्नमेंट ने अपने FAQs में यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में इसको कहा था कि ये टैक्सेबल होगा, बट फिर भी इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट डाली गई जो कि ये एक्सप्रेशन के थ्रू आई है। अब अगर आप डायग्राम देखेंगे तो उसमें आपको समझ आएगा कि अगर ब्रोकर सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहा है और उसके रिस्पेक्ट में कोई सर्विस चार्ज कर रहा है, कोई सर्विस फीस ले रहा है, डॉक्यूमेंटेशन फीस ले रहा है या ब्रोकिंग चार्जेस ले रहा है, ब्रोकर चार्जेस ले रहा है, तो वो सब ही जीएसटी के अंदर आएंगे और जीएसटी उन पर लगेगा। ये एक तरह से क्लैरिफिकेशन दी गई है एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट करके। फिर जो मेजर चेंज आया है वो आया है सेक्शन नंबर 7 में। 7 क्या डील करता है? 7 बताता है कि स्कोप क्या होगा सप्लाई का। 7 का सबसेक्शन 1 बोलता है कि सप्लाई वर्ड जो है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। पहले अगर आप देखोगे तो हमारे 4 क्लॉजेस उसमें इंक्लूड थे, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी और क्लॉज डी।
डी क्लॉज कहता था कि द एक्टिविटी इज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज रेफर टू इन शेड्यूल 2, यानी सप्लाई में वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा शेड्यूल 2। लेकिन लॉ मेकर की इंटेंशन क्या थी? वो इंटेंशन थी कि पहले कोई भी चीज सप्लाई होनी चाहिए, अगर वो सप्लाई है फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या वो गुड्स की है सप्लाई है या वो सर्विसेज की सप्लाई है एज पर शेड्यूल 2। तो उसी इंटेंशन को अब वर्ड्स को रीड्राफ्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे वो ड्राफ्टिंग एरर हो गया था। अब ड्राफ्टिंग एरर को रेक्टिफाई करने के लिए ये डी क्लॉज को हटा दिया, और डी क्लॉज को हटाने के बाद एक नया सबसेक्शन दैट इज सबसेक्शन 1A को लेके आए, जो कहता है कि वेयर certain activities or transactions constitute a supply in accordance with the provisions of subsection 1, they shall either be treated as supply of goods or supply of services as referred to in schedule 2। यानी अगर आप इमेज में देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि शेड्यूल 2 का क्या रहा है? लिस्टेड एक्टिविटीज विच इज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी ऐसी एक्टिविटीज जिनमें से कुछ को आप गुड्स मानोगे और कुछ को आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानोगे। पहले आप इन सबको टैक्सेबल मान लेते थे, चाहे वो सप्लाई हो भी या नहीं हो, क्योंकि आप उसको सप्लाई में मान के चल रहे थे। लेकिन अब आप पहले देखोगे कि क्या वो सप्लाई है भी या नहीं। अगर वो सप्लाई है तो आप देखोगे कि क्या वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। तो ये एक बहुत मेजर चेंज है। फिर बात आती है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो चेंज हुआ है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 डील करता था कि अगर मैंने अनरजिस्टर्ड पर्सन से कुछ भी खरीदा है और मैं रजिस्टर्ड हूं तो मुझे आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। आरसीएम मीनिंग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। बट गवर्नमेंट ने इसको डेफर किया था और अभी भी रिसेंटली नोटिफिकेशन से डेफर किया गया था इसको 30 सितंबर 2019 तक। पर अब इस पूरे सेक्शन को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, नया सबसेक्शन इसकी जगह रखा गया है। वो कहता है कि government may on the recommendation of the council specify a class of registered person who shall in respect of supply of specified category of goods or services or both pay the tax in reverse charge mechanism। यानी जो recipient होंगे ऐसे उनको भी स्पेसिफाई किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन कुछ भी परचेज कर रहा है, कोई भी सप्लाई ऑब्टेन कर रहा है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा। पर कब आएगा? अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन नोटिफाइड पर्सन है, सेकेंडली वो डील कर रहा है नोटिफाइड यानी स्पेसिफाइड गुड्स या सर्विसेज के अंदर, तभी आप पर 9(4) का रिवर्स चार्ज लगेगा, अदरवाइज वो नहीं लगेगा। तो देखा जाए तो ये भी बहुत एक अच्छी तरह से टैक्स पेयर फ्रेंडली अमेंडमेंट की गई है। फिर आते हैं कॉम्पोजिशन लेवी में। इसमें भी बहुत ही अच्छी अमेंडमेंट्स हुई हैं। क्या अमेंडमेंट्स हुई है? पहली चीज यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे रेड में हाईलाइट किया गया है पहले क्लॉज में, पहले सबसेक्शन में, कि अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9। ये एक तरह से क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट है कि जो भी आप टैक्स पे करोगे 1%, 2% या 5% वाला टैक्स, वो आप पे करोगे इनवॉइस वैल्यू पे, यानी कॉम्पोजिशन डीलर जो टैक्स पे करेगा वो अपनी इनवॉइस वैल्यू पे करेगा। ये पहले कंफ्यूजन थी, तो उसी कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए ये लाया गया अमेंडमेंट। दूसरी चीज, इसमें लिमिट जो 1 करोड़ थी उसको इंक्रीज करके 1.5 करोड़ कर दिया गया है। तीसरी चीज, प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ पर्सन हु ऑप्ट्स टू पे टैक्स under clause A or B or C may supply services other than those referred to in B of para 6 of schedule 2 of value not exceeding 10% of the turnover of the state or union territory in the preceding financial year or 5 lakh rupees whichever is higher। meaning thereby कि अभी तक composition scheme restaurants भी ऑब्टेन कर पा रहे थे। रेस्टोरेंट कहाँ पे फॉल करते थे? सप्लाई ऑफ सर्विसेज में। बट इसके अलावा अगर कोई भी ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर जो गुड्स में डील करते थे, वो किसी भी तरह की थोड़ी सी भी अगर सर्विसेज प्रोवाइड करते थे जो ज़रूरी थी उनके बिजनेस के लिए, उनको कॉम्पोजिशन लेवी में नहीं आने दिया जा रहा था, क्योंकि सर्विसेज तो और अलाउ ही नहीं की थी। अब ये एक वेलकमिंग अमेंडमेंट है। इसमें गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करते हो, आप ट्रेडर हो या मैन्युफैक्चरर हो किसी भी तरह के गुड्स के लिए, और आपकी लिमिट 1.5 करोड़ से नीचे है, यानी आपका टर्नओवर नीचे है, बट कुछ एक सर्विसेज है जो आपको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं जो ज़रूरी भी हैं आपके लिए, तो आप प्रोवाइड कर सकते हो, पर उसकी अपर कैप सेट कर दी गई है, यानी मैक्सिमम अमाउंट फिक्स कर दिया है। मैक्सिमम अमाउंट क्या होगा? अमाउंट होगा हायर ऑफ, या तो आप
10% ऑफ योर टर्नओवर जो आपका पिछले साल था उतनी सर्विसेज आप दे पाओगे, या फिर 5 लाख विच एवर इज हायर को लिया जाएगा। यानी अब आप सर्विसेज भी दे पाओगे। आपकी लिमिट भी 1 से 1.5 करोड़ कर दी गई है और आपको क्लियर भी कर दिया गया कि किस अमाउंट पे आपको टैक्स पे करना होगा। तो ये एक बहुत अच्छा फेवरेबल स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिया है। अब इसके बाद आते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट पे। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट बहुत मेजर और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है गवर्नमेंट का। इसमें अमेंडमेंट आई है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में। यहाँ पे क्या कहा गया है कि बिल टू शिप टू की जो ट्रांजैक्शंस होती थी उसमें अगर गुड्स रिसीव हो जाते थे थर्ड पार्टी के पास तो रिसीव वाली कंडीशन पूरी हो जाती थी और जिसने सेंड कराए हैं यानी जिसके नाम पे बिल हुआ है उसको क्रेडिट मिल जाता था। बट सर्विसेज के रिगार्ड में लॉ साइलेंट था। तो उसी चीज को बेटर करते हुए एक क्लॉज ऐड किया गया है एक्सप्लेनेशन में जो कहता है कि where the services are being provided by the supplier to any person on the direction of and on account of such registered person। यानी जिस तरह से बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन आपकी वर्क करती है, अगर आप एग्जांपल में देखेंगे कि परचेजर ए ने बी परचेजर से कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया कि आप डायरेक्टली सी परचेजर के पास गुड्स छिड़वा दीजिए, यानी बिल जो बनाएगा सप्लायर बी वो बनाएगा परचेजर ए के नाम पे, पर शिप यानी डिलीवर कहाँ पे करेगा, परचेजर सी के नाम पे, मिस्टर सी को। ठीक है, क्रेडिट कौन लेगा इसमें, मिस्टर ए लेंगे। सिमिलरली यहाँ तो गुड्स की बात हुई है, अब सर्विसेज के केस में भी अलाउ कर दिया गया है कि अगर मिस्टर ए ने सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट किया है बी से और कहा है मिस्टर बी को कि आप डायरेक्टली सर्विसेज मिस्टर सी को दे दीजिए, तब भी मिस्टर ए एलिजिबल होंगे क्रेडिट लेने के। सो एक ये भी बहुत वेलकमिंग स्टेप है। फिर जो मेजर चेंज आता है वो आता है सेक्शन 17 के सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 5 में। 1 में कहा गया है कि वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई में हम इंक्लूड नहीं करेंगे शेड्यूल 3 की सप्लाईज को। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो सेक्शन कहता था सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 17 वो ये कहता था कि अगर आप कोई भी ऐसे इनपुट्स ले रहे हो जो म्यूचुअली यूज हो रहे हैं एग्जेम्प्ट सप्लाई देने के लिए भी और टैक्सेबल सप्लाई देने के लिए भी, तो जितने भी इनपुट आपके एग्जेम्प्ट के लिए यूज हुए हैं वो सारा का इनपुट आपको नहीं मिलेगा। और वो एग्जेम्प्ट में शेड्यूल 3 की सप्लाईज को भी इंक्लूड कर रहा था। बट जैसे ही एक्सप्लेनेशन एंटर हुई है इससे क्या हुआ कि एग्जेम्प्ट सप्लाई में अब आपका शेड्यूल 3 की सप्लाईज एंटर नहीं होंगी, यानी शेड्यूल 3 की सप्लाईज के रिस्पेक्ट में अगर आपने कोई भी इनपुट ऑब्टेन किया है तो आपको उसका इनपुट मिल जाएगा, यानी आपको उसका इनपुट रिवर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर बात आती है सबसेक्शन 5 की। इसी में सेक्शन 17 में सबसेक्शन 5 में इसमें बहुत मेजर चेंजेस किए गए हैं। पहला चेंज ये आया है कि मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13% इंक्लूडिंग द ड्राइवर एक्सेप्ट व्हेन दे आर बीइंग यूज्ड फॉर further supply of such vehicles, transportation of passengers, imparting the training or driving of such motor vehicles। यानी अगर आप देखेंगे तो इसमें बेसिकली पार्ट्स में ब्रेक कर दिया गया है। पहला पार्ट खाली मोटर व्हीकल से डील करता है, सेकंड पार्ट वेसल्स और एयरक्राफ्ट से डील करता है। इसका मतलब पहले जो वर्ड था वो था अदर कन्वेंसेस। अब इन तीन के अलावा कोई और अदर कन्वेंस होती तो उसका ऑटोमेटिकली आपको क्रेडिट मिल जाएगा क्योंकि वो इनमें से तो हट गया इसके दायरे में से। दूसरी चीज, कोई भी व्हीकल जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में डील कर रहा था उसका भी आपको क्रेडिट एज इट इज मिल जाएगा। बट जहाँ पे मोटर व्हीकल आ रहा है लेकिन उसकी सिटिंग कैपेसिटी लेस देन 13 पीपल है इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो वहां पे आपको इनपुट नहीं मिलेगा अनलेस एंड अनटिल आप बाकी 3 एक्सेप्शंस में फॉल करते हो, जो कि है आपकी फर्दर सप्लाई ऑफ सच व्हीकल या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर या फिर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग और ड्राइविंग ऑफ सच व्हीकल। इसी तरह से वेसल और एयरक्राफ्ट के लिए क्लॉज ऐड किया गया है कि अगर आप सप्लाई कर रहे हो इन्हीं तरह के वेसल्स और एयरक्राफ्ट को या फिर उससे ट्रांसपोर्टेशन करा रहे हो पैसेंजर की या फिर ट्रेनिंग दे रहे हो उन पे, तो आपको अलाउ हो जाएगा, या फिर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तभी आपको अलाउ होगा। इसका मेजर इम्पैक्ट ये आया है कि जितने भी बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स थे जिनके पास आपकी कैश डिलीवरी वैन्स जिन्होंने ले रखी थी या इस तरह का कोई भी और व्हीकल था, तो उसका क्रेडिट अब उनको डायरेक्टली मिल जाएगा क्योंकि अब वो यहाँ पे ब्लॉक की कैटेगरी में नहीं फॉल करेगा। इसमें एक और मेजर चेंज है, वो कहता है कि अगर आपने इन व्हीकल्स के रिस्पेक्ट में किसी भी तरह की जनरल इंश्योरेंस सर्विस, सर्विसिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस ली है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। यानी
अगर आपका मोटर व्हीकल, वेसल या एयरक्राफ्ट उसी पे ही आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा, तो उसके रिस्पेक्ट में कराए गए इंश्योरेंस, रिपेयर या मेंटेनेंस का भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। साथ ही में आगे कहा गया है, यानी इसके अंदर ही हम क्लॉज बी पे आते हैं, जहां पे ये बात बोली गई है कि रेंट अ कैब वाली सर्विस थी पहले, जो ब्लॉक की कैटेगरी में आ रही थी। अब इसको थोड़ा वाइडन कर दिया गया है। किस तरह से? अब लिखा गया है लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल्स और एयरक्राफ्ट, यानी अब उसके दायरे को एक्सपैंड कर दिया है। साथ ही दूसरी चीज जो इसमें आई है वो आई है लास्ट प्रोवाइजो, जो आप देख पाएंगे, provided that input tax credit in respect to such goods or services or both shall be available where the provision of such goods or services or both is obligatory for an employer to provide same to its employees। यानी अगर आप फूड सर्विसेज या फिर आउटडोर केटरिंग सर्विस, ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस या लीजिंग, रेंटिंग एक्सेट्रा की कोई भी सर्विस ऑफ सच व्हीकल्स दे रहे हो, या फिर आप लीव ट्रैवल कंसेशन दे रहे हो, लीव ट्रैवल बेनिफिट्स दे रहे हो, या किसी और तरह के और बेनिफिट्स जो स्पेसिफाइड है सेक्शन में आप दे रहे हो अपने एम्प्लॉय को, और ये किसी एक पर्टिकुलर लॉ ने जो उस समय लगा हुआ है एम्प्लॉयर पे, वो उसको मैंडेट कर रहा है, यानी कोई भी ऐसा लॉ जो उस एम्प्लॉयर को मैंडेटरी करता है कि इस तरह की सर्विस आप एम्प्लॉय को दें, तो जो भी इनपुट लगा होगा उसमें आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाएगा। ये एक बहुत मेजर अमेंडमेंट है और एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट इससे काफ़ी कम होने के चांसेस हैं कि अगर लॉ आपको मैंडेट करता है इस तरह की सर्विसेज देने को एम्प्लॉयज़ को, तो आप इन सर्विसेज का क्रेडिट भी ले पाओगे। सो दोस्तों, ये तो कुछ अमेंडमेंट्स थी जो हमने डिस्कस करी। ऐसी और भी बहुत सारी अमेंडमेंट है जो हम नेक्स्ट पार्ट में अपने डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।